दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित खबर व्हाई डीएफआईज हैव रीगेन्ड रेलेवेंस टुडे और बिजनेस टुडे में छपे लेख अ बैंक फॉर इंफ्रा के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। देश में डीएफआई यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने की हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नाम के सरकारी स्वामित्व वाले विकास वित्त संस्थान यानी डीएफआई के गठन की मंजूरी दे दी है। 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ शुरू होने वाले इस बैंक के लिए सरकार ने शुरुआती अनुदान के रूप में 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। शुरुआती पूंजी का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अगले कुछ सालों में 3 लाख करोड़ रुपए उगाहने के लिए किया जाएगा। नए डीएफआई की स्थापना से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण मुहैया कराया जा सकेगा। इंफ्रा डीएफआई की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में संसद के कानून के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि डीएफआई की स्थापना के लिए संसद ने इस साल मार्च में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NBFID विधेयक 2021 पारित किया था। NFBID की घोषणा बजट 2021 में की गई थी। यह बैंक दीर्घ अवधि के लिए देश के बुनियादी ढांचा वित्त पोषण की जरूरत को पूरा करेगा। साथ ही यह ढांचागत वित्त पोषण को बॉन्ड और डेरिवेटिव्स बाजार के विकास के लिए भी काम करेगा। दरअसल देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक दीर्घ अवधि की जरूरत के बजाय अल्पावधि का कर्ज देने में सहज महसूस करते हैं। हालांकि देश में कई क्षेत्रों के लिए इस तरह के संस्थान पहले से हैं, जैसे भारतीय रेल वित्त निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी आदि। ऐसे में डीएफआई से विकास और वित्तीय उद्देश्य दोनों पूरे होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इससे देश में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ सकेगी। इन्हीं उम्मीदों के बीच आइए बात करते हैं भारत में डीएफआई और उससे जुड़े अहम पहलुओं की। सबसे पहले जान लेते हैं कि विकास वित्तीय संस्थान क्या है और भारत में इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। डीएफआई यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या विकास वित्तीय संस्थान ऐसे संस्थान या बैंक होते हैं जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पूंजी मुहैया कराते हैं। ये लंबी अवधि तक चलने वाले पूंजी गहन निवेशों के लिए दीर्घकालिक और कम दरों पर कर्ज देते हैं, जैसे कि शहरी बुनियादी ढांचा, भारी उद्योग, खनन, सिंचाई प्रणाली आदि। डीएफआईज का गठन अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए किया जाता है जिनसे जुड़े जोखिम वाणिज्यिक बैंकों और अन्य साधारण वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा से परे होते हैं। डीएफआईज बैंकों की तरह लोगों से जमा स्वीकार नहीं करते हैं। ये बाजार, सरकार और साथ ही बहुपक्षीय संस्थानों से धन जुटाते हैं और अक्सर सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए फंड मुहैया कराने के मकसद से डीएफआई यानी विकास वित्त संस्थान के गठन का विचार भारत के लिए कोई नया आइडिया नहीं है। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योग जगत की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे कई संस्थान बनाए गए थे। इन डीएफआई को सरकार और आरबीआई से रियायती दर पर कर्ज मिलता था। डीएफआई द्वारा जारी बॉन्ड को बैंकों के एसएलआर यानी वैधानिक तरलता अनुपात वाला निवेश माना जाता था। भारत में पहला डीएफआई वर्ष 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद 1955 में वर्ल्ड बैंक के समर्थन से भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम यानी आईसीआईसीआई की स्थापना की गई। इसी कड़ी में 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई और यूटीआई अस्तित्व में आया।
डीएफआई के दूसरे दौर में 1970 और 1980 के दशक में क्षेत्र विशेष पर फोकस्ड वित्तीय संस्थान स्थापित किए गए। इनमें नाबार्ड, एक्सिम बैंक, एनएचबी और आईआरएफसी शामिल हैं। तीसरी पीढ़ी के डीएफआई, आईडीएफसी और आईआईएफसीएल की स्थापना 1990 के दशक में हुई, लेकिन इस सफर में कई मोड़ों पर नीति निर्माताओं को वित्तीय तंत्र के कामकाज में गड़बड़ी दिखी। 90 के दशक में जब रियायती कर्ज बंद कर दिए गए तो डीएफआई को मजबूरन बाजार से उधार लेना पड़ा। मजबूत ऋण बाजार ना होने की वजह से डीएफआई सस्ते फंड्स हासिल नहीं कर पाए, इसलिए प्रतिस्पर्धी दरों पर उद्योग को कर्ज देने की उनकी क्षमता कमजोर हो गई। नरसिंघम समिति 1991 ने डीएफआई को भंग करने की सिफारिश की। आगे जाकर कई डीएफआई को बाद में वाणिज्य बैंकों में तब्दील होना पड़ा। इसके बाद भी आगे चलकर बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए 1997 में आईडीएफसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, 2006 में आईआईएफसीएल यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और 2015 में एनआईआईएफ यानी राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष जैसे संस्थान स्थापित किए गए। अब नए सिरे से दोबारा डीएफआई की स्थापना की जा रही है। अब जानते हैं भारत में प्रस्तावित नए विकास वित्तीय संस्थान के बारे में। देश में नए डीएफआई की स्थापना के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक यानी एनबीएफआईडी विधेयक 2021 लाया गया। यह विधेयक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मुख्य विकास वित्तीय संस्थान यानी डीएफआई के तौर पर राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एनबीएफआईडी की स्थापना की बात करता है। एनबीएफआईडी का गठन एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में किया जाएगा, जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए होगी। यह बैंक बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्त पोषण की जरूरत को पूरा करने का काम करेगा। डीएफआई के गठन के पीछे इरादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दीर्घकालिक वित्त का इंतजाम करना है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के वित्त पोषण के लिए बॉन्ड, कर्ज और डेरिवेटिव्स के बाजार के विकास में मदद करना शामिल है। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जटिल, ज्यादा पूंजी खपत वाली और लंबे समय के बाद फायदा देने वाली होती हैं, इसलिए इन्हें वित्त मुहैया कराने वालों के लिए जोखिम भरा माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का आकार और उनकी जटिलता वित्त पोषण के लिए चुनौती होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंकों से फाइनेंस उपलब्ध करवाने में भी मुश्किलें हैं, क्योंकि उनका प्रोफाइल ऊंचे जोखिम वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की दीर्घकालिक फाइनेंसिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता। ऐसे में डीएफआई की स्थापना से वित्त पोषण की समस्या हल हो सकेगी। प्रस्तावित एनबीएफआईडी कई अहम काम करेगा, मसलन मौजूदा लोन का अधिग्रहण कर उसका फिर से वित्त पोषण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स में विदेशी भागीदारी को सरल बनाना, अवसंरचना वित्त पोषण के क्षेत्र में विवाद निवारण के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों या प्राधिकरणों से बातचीत को सुविधाजनक बनाना और परामर्श सेवाएं प्रदान करना। यह लोन के रूप में भारतीय रुपए और विदेशी मुद्रा दोनों में धन जुटा सकेगा या बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सहित विभिन्न वित्तीय साधनों को जारी करके और उन्हें बेचकर धन प्राप्त कर सकेगा। यह केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से धन उधार ले सकेगा। शुरुआत में इस संस्थान में केंद्र की 100% भागीदारी होगी, जो धीरे धीरे कम होकर 26% तक पहुंच जाएगी। एनबीएफआईडी का प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाएगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई की सलाह से की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पद के लिए उम्मीदवारों के नामों का सुझाव देगा। आंतरिक समिति के सुझावों के आधार पर बोर्ड स्वतंत्र डायरेक्टर्स की नियुक्ति करेगा। केंद्र सरकार पहले वित्तीय वर्ष के अंत में एनबीएफआईडी को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। सरकार बहुपक्षीय संस्थानों, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और अन्य विदेशी फंड्स से उधारियों के लिए अधिकतम 0.1% की रियायती दर पर गारंटी भी देगी। एनबीएफआईडी द्वारा अनुरोध किए जाने पर सरकार उसके द्वारा जारी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और लोन की गारंटी ले सकती है।
अध्यक्ष और दूसरे डायरेक्टर्स के मामले में केंद्र सरकार और अन्य कर्मचारियों के मामले में मैनेजिंग डायरेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना NBFID के कर्मचारियों की जांच शुरू नहीं की जा सकेगी। NBFID के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में अपराधों का संज्ञान लेने के लिए न्यायालयों को भी पूर्व मंजूरी लेनी होगी। विधेयक में यह प्रावधान भी है कि RBI में आवेदन करके कोई भी व्यक्ति DFI बना सकता है। RBI केंद्र सरकार की सलाह से DFI को लाइसेंस दे सकता है। इन DFIs के लिए RBI नियम जारी कर सकेगा। माना जा रहा है कि बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने में DFI एक अहम कदम साबित हो सकता है। फिलहाल हमारे देश में कई ऐसे कारण मौजूद हैं जिनके चलते DFI बनाने की बात की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि DFI की स्थापना की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। DFI की जरूरत कई वजहों से महसूस की जा रही है। इनमें सबसे अहम कारण है आधारभूत संरचना का निर्माण। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वहां की आधारभूत संरचना काफी अहमियत रखती है। अपर्याप्त और अक्षम बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए सरकार DFI की स्थापना पर जोर दे रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए लगभग 100 लाख करोड़ रुपए जुटाने की परिकल्पना की है। ऐसे में DFI काफी मददगार साबित हो सकता है। फिर एक वजह यह भी है कि हमारे देश में आधारभूत अवसंरचना के विकास में वित्त की कमी देखी जाती है। हालांकि भारत में सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉन्ड के रूप में एक दीर्घकालिक ऋण बाजार मौजूद है, फिर भी यह खुदरा निवेशकों की पहुंच से बाहर है और आधारभूत अवसंरचना से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट के वित्त पोषण की जरूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ है। ऐसे में DFI बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सुलभ ऋण मुहैया करा सकता है। हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर बीते कुछ सालों से बढ़ते NPA यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में लंबी अवधि के वित्त पोषण से बैड लोन्स के कारण बैंकों के NPA में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए मौजूदा हालातों में आर्थिक विकास को फिर से पटरी पर लाने के लिए अवसंरचना क्षेत्र में वित्त पोषण बढ़ाने की जरूरत है। इस जरूरत ने भी DFI की स्थापना पर नए सिरे से ध्यान देने के विचार को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के चलते देश में आर्थिक संकट बढ़ा है। कोरोना वायरस से उपजी महामारी ने असमानता, गरीबी की खाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट की रफ्तार बढ़ा दी है। ऐसे में DFI के माध्यम से बुनियादी ढांचे का निर्माण आर्थिक सुधार में मदद कर सकता है। इसलिए भी DFI की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे सामने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की है। जानकारों का कहना है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति पूरे देश में विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास पर निर्भर करेगी। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक बुनियादी ढांचे के लिए वर्ष 2030 तक 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी। इतनी बड़ी राशि DFI के जरिए ही संभव हो सकेगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को देखते हुए भी भारत में DFI की स्थापना की प्रेरणा मिलती है। दरअसल दुनिया भर के देशों ने प्रमुख आधारभूत अवसंरचना और विनिर्माण परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विकास बैंक स्थापित किए हैं, जैसे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी EIB यूरोप के लिए, चाइना डेवलपमेंट बैंक यानी CDB चीन के लिए DFI की तरह काम करता है। इसी तरह अन्य देशों ने भी अपने यहाँ DFI स्थापित किए हैं, जिसके काफी बेहतर नतीजे देखे जा रहे हैं। हालांकि हमारे देश में 2003 से 2008 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बैंकों से फाइनेंस मुहैया कराने की रणनीति अपनाई गई, लेकिन ग्लोबल फाइनेंसिंग संकट के कारण और 2012 से अर्थव्यवस्था में मंदी के चलते कर्जों का भुगतान मुश्किल हो गया। उसके बाद की अवधि में NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई। RBI ने अपनी हालिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि बैंकों के NPA जो सितंबर 2020 में 7.5% थे, वे सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.5% तक पहुंच सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को फाइनेंस करने की बैंकों की क्षमता कमजोर हो चुकी है।
ऐसे में DFI मॉडल अब फिर से वापस लाना सरकार के लिए जरूरी हो गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अवसंरचना विकास क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके लिए कई सुधारों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। लंबी अवधि के कर्ज देने के लिए DFI को वित्त के दीर्घकालिक स्रोतों की जरूरत होगी। ऐसे में नए DFI के लिए फंडिंग के कई स्रोतों मसलन कर मुक्त बॉन्ड, विदेशी ऋण और बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त ऋण आदि पर ध्यान देना सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। प्रस्तावित DFI अवसंरचना विकास परियोजनाओं में निवेश कर सकें, इसके लिए उन्हें घरेलू और विदेशी स्रोतों से दीर्घकालिक वित्त हासिल करने की छूट देनी चाहिए। उन्हें पेंशन फंड, बीमा कंपनी और म्यूचुअल फंड के रूप में पूंजी हासिल करने की छूट मिलनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बीमा कंपनियों द्वारा निवेश के मौजूदा निर्देशों को ऐसा बनाने की जरूरत है कि वे ज्यादा निवेश के लिए प्रोत्साहित हों। ऐसे निर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों जैसे लंबे समय के निवेशकों की दिलचस्पी बढ़े। इसके अलावा सरकार को खुदरा निवेशकों तक पहुंचने के लिए संस्थान और नेटवर्क प्लेटफॉर्म स्थापित करने की दरकार है। साथ ही बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे उन उपकरणों में लंबी अवधि के निवेश के लिए आकर्षित हों। DFI से जमीनी स्तर पर वाकई सुधार हो, इसके लिए सरकार को व्यापार सुगमता सुनिश्चित करनी होगी। इससे पहले कई महत्वाकांक्षी हाईवे और पाइपलाइन प्रोजेक्ट लगातार स्थानीय विरोध, भूमि अधिग्रहण संकट, पूर्वव्यापी कर जैसी दिक्कतों के कारण लंबे समय तक स्थगित रहे हैं। DFI की सफलता इस तरह के मुद्दों के समाधान और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में मौजूद रुकावटों को दूर करने की कोशिशों पर निर्भर करेगी। सरकार को नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB और नाबार्ड जैसे पुनर्वित्तीय संस्थानों की सफलता पर आधारित कई विशेषीकृत DFI की स्थापना पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा DFI के प्रशासन पर भी ध्यान देना होगा। संस्थान के स्वामित्व और संगठन संरचना में और ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है, क्योंकि इसका संस्था के कामकाज, प्रशासन और इसकी दीर्घकालिक स्थिरता पर काफी असर पड़ेगा। DFI के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप या ऋण धोखाधड़ी से मुक्त होना भी जरूरी है, लेकिन DFI के बोर्ड पर निजी शेयरधारकों या पेशेवर प्रबंधकों का होना सुशासन सुनिश्चित करने के लिए नाकाफी है। इसे बाहरी नियंत्रण और संतुलन की एक मजबूत प्रणाली जैसे RBI द्वारा पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षकों एवं रेटिंग एजेंसियों द्वारा उचित निगरानी आदि प्रदान करना होगा। इसी तरह बुनियादी ढांचे, नीतियों, वित्त पोषण और जोखिम प्रबंधन की अच्छी समझ वाले विशेषज्ञों को नियुक्त करना अहम है। सही समय पर ये फैसले करने के लिए बोर्ड को फैसले लेने की आजादी देनी होगी। DFI के इस नए क्लेवर की सक्सेस के लिए उसे मुकदमों, बाजार के हिसाब से वेतन आदि देने से छूट देने और इसके प्रबंध निदेशकों को लंबा कार्यकाल देने की जरूरत होगी, ताकि एक बार फिर से शुरू हो रहे DFI का हश्र पहले स्थापित किए गए DFI की तरह ना हो और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कामयाब हो सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में आधारभूत संरचना निर्माण और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में विकास वित्तीय संस्थानों यानी DFIs की स्थापना एक सकारात्मक कदम है। विवेचना कीजिए,